तो इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की समस्या का ज़िक्र करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे इमरान खान और एक्शन का इनाम देगा चीन। इसका मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान की सेना जैसा कि आप जानते हैं उसका ही प्रभुत्व रहता है, वो इमरान खान पर कोई भी एक्शन लेगी तो चीन उसे कुछ पैसे देगा, कॉइन्स देगा और आईएमएफ ने नहीं दिया लोन। पाकिस्तान को बचाएगा ड्रैगन। चलिए बात करते हैं। पाकिस्तान पर एक बार फिर से डिफ़ॉल्ट होने का खतरा मंडराने लगा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से किनारा कर लिया है, मना कर दिया है शहबाज सरकार को अब शहबाज सरकार को सारी उम्मीदें चीन से ही हैं और अब शहबाज सरकार को सारी उम्मीदें चीन से लगाने का तात्पर्य ये भी है कि चीन इमरान खान के सीपीईसी सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा नहीं देने से खफा था, लेकिन अब जनरल मुनीर आसिम मुनीर के साथ खुलकर खड़ा है। कौन? चीन। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो देखी होगी आपने। पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने अक्साई चीन को भी लीज पर दे रखा है, चाइना को। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों की भारी हिंसा के बाद अब शहबाज सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन हासिल करने का सपना टूटता नजर आ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की शरण में जाता दिख रहा है ताकि देश को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। वहीं आईएमएफ मुरादाबाद मैस्क्रे 1980 जलियांवाला बाग से भी खतरनाक भयानक था। ये नरसंहार मुरादाबाद राइट्स की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं और ये रिसोर्सेज से ली गई है। आज से 43 साल पहले 13 अगस्त 1980 को उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में ईद उल फितर के दिन मुरादाबाद ईदगाह में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल आर्म्ड कंसल्ट बुलरी यानी पीएसी के जवानों ने गोलियां चला दी थीं, जिसमें 300 से 400 लोग मारे गए थे। हालांकि ये मामला पुलिस वीएस मुस्लिम था, लेकिन बाद में मुसलमानों का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने इसे मुरादाबाद राइट्स का नाम देकर हिंदू वीएस मुस्लिम राइट्स बना दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इन 43 ईयर्स में जो भी विक्टिम्स रहे उन्हें न्याय बिल्कुल नहीं मिला। अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार ने गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि मुरादाबाद राइट्स की जांच के लिए बनी जस्टिस एमपी सक्सेना कमेटी या कमीशन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। तो हमने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दें। मुरादाबाद विक्टिम से जानकारी के आधार पर बातचीत के आधार पर कुछ और तथ्य शामिल हुए हैं। आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और मुरादाबाद दंगों की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने कुछ दस्तावेज खंगाले हैं, उससे पता लगा है। और योगी सरकार ये भी चाहती है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ऐलान कर दिया है और फैसला भी ले लिया है। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय सरकार ने लिया है। 1980 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ईदगाह में जो दंगे भड़क गए थे उसको लेकर मुस्लिम आक्रोशित हो गए हैं और उनके जख्म ताज़ा हो गए हैं और स्थानीय दुकानों पर उसी टाइम पर लोगों ने हमले कर दिए थे। जवाबी हमलों के बाद भारी दंगा भड़क गया था जिसमें कई मुस्लिमों की जान चली गई थी। और अगर ये रिपोर्ट विधानसभा में आती है तो इससे जनता तय करेगी सच को छिपाना चाहिए या नहीं छिपाना चाहिए। इस रिपोर्ट से जनता में सही गलत क्या है उसकी जानकारी हो जाएगी कि किस तरह कांग्रेस सरकार में क्या क्या हुआ। और इस रिपोर्ट को बयां करने के अलग अलग मायने हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश
कि जनता की भलाई के लिए जो भी हो सकेगा उनकी जानकारी के लिए हम हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में ही काम करेंगे और जनता के लिए सच का सच सामने आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। जो झूठ बोलते हैं उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए और जिसकी भी जो भी कमियां होंगी सामने आ जाएंगी और जनता तय करेगी। सच को छुपाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर आक्रामक है। सपा नेता अमीक जमाई ने एबीपी न्यूज से कहा है कि देश में जितने भी दंगे हुए वो कांग्रेस राज्य में हुए और कांग्रेस राज्य में हुए दंगों में शामिल लोगों को जनसंघ बता दिया जाता है और अगर पुलिस की कोई गलती होती है तो उसे बता दिया जाता है हिंदू मुस्लिम हो जाता है। प्रदेश में जितने भी दंगे हुए उस सब पर चर्चा होनी चाहिए, कैबिनेट में उठानी चाहिए ये सब मुद्दों की बातचीत। सपा के नेता दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ टारगेट किलिंग करके कांग्रेस ख़त्म हो गई है। कांग्रेस का नेत्रनाबूद होना ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ गलत किया है। वहीं कांग्रेस गोलमोल बात कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार आयोग का गठन करे, उससे सही बात निकल के आएगी। यूपी हज यात्री को सऊदी अरब में भटकने को छोड़ दिए गए, अब बस एक दूसरे का आसरा बनेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? सऊदी अरब में हज के दौरान आने वाली समस्याओं को खुद ही एक दूसरे के साथ मिल बांट कर दूर करना होगा। दूर करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। पिछले 3 दिन में 3738 हज यात्री मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए अब तक कोई खादिमुल या फिर कह सकते हैं हज सेवक मदीना मुनव्वरा नहीं भेजा गया है। प्रदेश के 25,444 यात्रियों की मदद के लिए कुल 60 हज यात्री या फिर कह सकते हैं हज सेवकों का चयन किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले लोगों की मदद करने के लिए पुरुष व महिला कर्मचारी को हज सेवक बनाकर उनके साथ ही रवाना करती है। हज सेवकों पर होने वाला कुल खर्च का 50% हज कमेटी ऑफ इंडिया और 50% राज्य हज कमेटियां वहन करती हैं, एक्सपेंडिचर को झेलती हैं। हज सेवकों पर हज यात्रियों को ठहराने से लेकर उन्हें हज के अरकान पूरा कराने तक की जिम्मेदारी होती है। हज सेवकों को हज यात्रियों के साथ एक ही उड़ान में भेजा जाता है, जिससे हज यात्रियों को उन्हें पहचानने में दिक्कत न हो। और आपको बता दें कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के कारण मद्देनज़र आचार संहिता की वजह से हज सेवकों के चयन के लिए लॉटरी नहीं डाली जा पा रही थी। हालांकि हज कमेटियों ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर एक लॉटरी के जरिए 59 पुरुष और एक महिला हज सेवक का चयन किया है, लेकिन इस बार एक मात्र चयनित महिला हज सेवकों पर 222 महिला हज यात्रियों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि एक हज सेवक पर 200 हज यात्रियों की खिदमत, उनकी सेवा करने जिम्मेदारी होती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों की सहूलियत देने के लिए बीते साल एक हज सेवक पर सिर्फ 150 हज यात्रियों की जिम्मेदारी तय की थी, लेकिन पर हज की नई पॉलिसी बनने के बाद इस साल एक हज सेवक पर 300 हज यात्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। हज कमेटी और इंडिया ने हज सेवकों की उड़ानों से संबंधित औपचारिकताएं अभी तक पूरी करके नहीं दी थीं, और अगर औपचारिकताएं पूरी हो गई तो हज सेवकों का कोई ब्यौरा नहीं दिया और ये पूरी हो जाती हैं ये सारी औपचारिकताएं, तो विचार किया जाएगा सेवकों को भेजने के लिए। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन आने वाली 28 मई को हो जाएगा, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन से कई दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार 24 मई को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत पुराने प्रतीक सेंगोल का इस्तेमाल करके लोगों को चौंका दिया है। हम अपनी इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आपको ये
बताने वाले हैं कि ये सेंगोल है क्या। इस प्रतीक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बात उन दिनों की है, 1947 की है, जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया था, और ये बोला गया कि अब हस्तांतरण किया जाए तो प्रतीकात्मक रूप से किस चीज़ का यूज़ किया जाए। तो सी राजगोपालाचारी थे, राजा जी के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा कि चोल वंश का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसे सेंगोल बोलते हैं, उसे आप लीजिए। तो कर्नाटक सरकार ने उसे बनवाया था। तो इस में सत्ता का हस्तांतरण किया था, तो इस मौके पर सेंगोल का इस्तेमाल किया गया। सेंगोल दिया गया, एक प्रकार की छड़ी है, जो ऊपर उसके अंदर ऊपर बना हुआ है बुल, और ये आपका सिल्वर की बनी हुई ऊपर से कोटिंग है, किया गया। सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है। दंड का मतलब कोई लकड़ी, कोई स्टिक, ठीक है, राजदंड है। यानी वह देश के शासक के हाथों में सत्ता का स्वामित्व होने का प्रतीक है। अंग्रेजों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। आज़ादी के बाद सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस प्रतीक को लोग धीरे-धीरे भूल गए। लेकिन उस ऐतिहासिक अवसर के लगभग 70 साल बाद, 75 साल बाद एक बार फिर से सेंगोल सुर्खियों में आ गया है, और हर अखबार में सेंगोल के बारे में लिखा गया है। और वह देश की नई संसद में संसद भवन में लगाया जाएगा। इतने दिनों से कहाँ था सेंगोल? क्या आपको जानकारी है? तो हम बताते हैं। अब सवाल उठता है कि तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपे जाने के बाद और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आखिर यह राजदंड सेंगोल कहाँ पर था? इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंगोल को बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले भूमिधि ऐशराजुलू के बेटे उदय भूमिधि ने कहा, यह तो हमें भी नहीं पता कि अभी तक यह मतलब सेंगल कहाँ पर था। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने हमसे संपर्क किया और इसके बारे में हमसे पूछा गया, तो इसने हमारी एकाएक एकाग्रता जागी और हमारी यादों को ताज़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि हमें पता नहीं था और कि आखिर में क्या है, या फिर हम इसे भूल गए थे, लेकिन यह ज़रूरत है कि यह कहीं हमारी यादों में दबा। तो सेंगोल को भूलना काफ़ी मुश्किल है, ये हमारी यादों में दब गया था, लेकिन फिर सरकार ने हमें इसके बारे में याद दिलाया, और अब हम कह सकते हैं कि यह आप सबके सामने है। गौरतलब है, सेंगोल प्रयागराज में नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। अब सरकार इसको देश की नई संसद भवन के में लगाएगी। आम नागरिक से लेकर खुद प्रयागराज म्यूजियम के लोग भी इस सेंगोल को देश देश के पहले प्रधानमंत्री पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर ही जानते हैं। म्यूजियम को भी यह जानकारी थी कि यह पंडित नेहरू को तोहफे में मिली हुई गोल्डन स्टिक यानी सोने की छड़ी है। देश के आज़ाद होने के वक्त इस गोल्डन स्टिक को बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी ने 2 साल पहले ही इस बारे में प्रयागराज म्यूजियम को जानकारी दी थी। नेहरू गैलरी के एंट्रेंस गेट पर बने शोकेस में रखी गई सेंगोल प्रयागराज म्यूजियम में यह गोल्डन स्टिक पहली मंजिल पर बनाई गई नेहरू गैलरी के सेंट्रल गेट पर बने शोकेस में रखी गई थी। इस गैलरी में पंडित नेहरू के बचपन की तस्वीरें से लेकर के उनके घरों के मॉडल्स, ऑटोबायोग्राफी और उपहार में मिली कुछ तमाम वस्तुएं भी रखी गई हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशक पर यह सेंगोल तकरीबन 6 महीने पहले 4 नवंबर 2022 को प्रयागराज म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में इसे इसलिए भेज दिया गया था ताकि संसद भवन की नई बिल्डिंग में स्थापित किया जा सके। सेंगोल को लेकर उठ रहे हैं काफ़ी सारे सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सेंगोल के बारे में देश को जानकारी दी। सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस बारे में अभी तक देश को हकीकत की जानकारी क्यों नहीं थी? यह जानकारी अभी तक देश से छिपा कर क्यों रखी गई थी? जो चीज़ देश की संपत्ति थी, उसे पंडित नेहरू की प्रॉपर्टी के तौर पर म्यूजियम में क्यों रखा गया था? यह लापरवाही किसने की, और या किसी और की लापरवाही थी? अगर यह किसी की लापरवाही थी, तो क्या इसमें किसी की जवाबदेही तय हो जाएगी क्या? देखते हैं क्या होता है। ब्रिटिश हुकूमत में किंग जॉर्ज के कहने पर अंतिम वॉयसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने तमिलनाडु की एक कंपनी से यह राजदंड यानी सेंगोल तैयार कराकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। यह राजदंड सत्ता हस्तांतरण, पावर को ट्रांसफ़र करना के प्रतीक चिन्ह के तौर पर पंडित नेहरू को दिया गया था, लेकिन ये देश की संपत्ति थी। पंडित नेहरू ने इसे नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन में रखवा दिया था। पर्यावरण पारिस्थितिकी
थानथाई पेरियार, आप जानते ही होगी थानथार पेरियार के नाम से जाना जाता है, जो वन्य जीवन अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बन चुका है। इस अभ्यारण्य में अथियूर, बारगुर, थट्टाकरई और चेन्नम पट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हो चुके हैं। सिविल 20 इंडिया 2023, जैसा कि हम जानते हैं सिविल 20 इंडिया 2023 स्थापना सम्मेलन की कार्य समिति की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में हुई और सिविल 20 इंडिया 2023 G20 के विश्व नेताओं के लिए लोगों की आकांक्षाओं को आवाज़ देने के लिए दुनिया भर से सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करता है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, यह सत्र सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एज ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी पर केंद्रित था, सेंट्रलाइज था। नेक्स्ट है बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य। बरदा वन्य जीवन अभ्यारण्य काफ़ी फेमस है। गुजरात सरकार शेरों की आबादी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 40 एशियाई शेरों का वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। यह गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है सिका हरिण या हिरण कह सकते हैं। सिका हिरण, जिसे जापानी हिरण या उत्तरी चित्तीदार हिरण के रूप में भी जाना जाता है, जापान, ताइवान और चीन के पूर्वी हिस्सों सहित पूर्वी एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में ये पाया जाता है, सिका हिरण। नेक्स्ट है सिगुर पठार। सिगुर पठार काफ़ी फेमस तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित यह एक विशाल पठार है। यह पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण गलियारों से संबंधित है। इस पठार में नीलगिरी बायोस्फीयर और रिजर्व का हिस्सा भी शामिल है। इरूलर पठार के आदिवासी इसी पठार में निवास करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी वर्क हो रहा है। थोड़ा सा बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के मानकीकृत और वास्तविक समय पर नज़र रखना है। 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रिलीज़ किया जाता है, के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। तो प्रोजेक्ट चीता, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रोजेक्ट चीता पर एक समझौता हस्ताक्षर किया, जिसे AMOU के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत भारत को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मिलेंगे और इससे पहले भारत को नामीबिया से 8 चीते मिले थे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बसाया गया है। उनमें से अब तक 2 या 3 चीते मारे भी जा चुके हैं, किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई है। ध्यातव्य है, आपको जानकर खुशी होगी कि थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होगा कि हमारे देश में, आपको बहुत ही अप्रिय भी लगेगा कि हमारे देश में 1952 से चीता विलुप्त हो गए थे और इस प्रोजेक्ट के लिए 2009 से बातचीत चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है।